दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन की श्रृंखला चल रही थी, तो उसका गुप्त साम्राज्य का आज पार्ट 3 है। 2 पार्ट हमने 100 क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड करके हमने कर लिए हैं, और जितने भी प्रश्न बचे हुए थे आज हम उनको कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके आगे के प्रश्न अगले वीडियो में देखते हैं। तो इस क्लास को आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, शंकर के दर्शन को कहा जाता है? ए एकत्ववाद, बी समग्र एकत्ववाद, सी द्वैतवाद, डी अद्वैतवाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप हमें बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अद्वैतवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? ए शंकर को, बी कपिल, सी रामानुज, डी पतंजलि। तो इसका सही उत्तर देखें, प्रछन्न बौद्ध शंकर को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक 103 नंबर है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ए ज्ञान, बी कर्म के द्वारा, सी भक्ति के द्वारा, डी योग के द्वारा, ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर देखें, ए हो जाएगा हमारा। अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 104, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? ए रामानुजाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी श्रीकंठाचार्य, डी माधवाचार्य। तो इसका सही उत्तर ही देखें, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक रामानुजाचार्य हैं। अगला प्रश्न नंबर 104 105 है। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। तो देखते हैं 5वां प्रश्न 105 नंबर, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? ए शंकराचार्य, बी अभिनवगुप्त, सी रामानुज, डी माधव। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी अभिनवगुप्त। अगला प्रश्न है हमारा, पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो यहाँ उत्तर देखें, ए 601, बी 300, सी 330, डी 407। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए 601। अगला प्रश्न है, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है ए 478 ईस्वी, बी 499 ईस्वी, सी 613 ईस्वी, डी 634 ईस्वी। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा डी 634 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था।
ए काशी, बी अयोध्या, सी प्रतिष्ठानपुर, डी श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर देखें, यहाँ हो जाएगा हमारा सी प्रतिष्ठानपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौखिर शासकों की राजधानी डैश थी। ए थानेश्वर, बी कन्नौज, सी फिरोजपुर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। अगला प्रश्न है हमारा 113 नंबर। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं। ए हरिसेठ, बी कल्हड़, सी कालिदास, डी इनमें से किसी में नहीं। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा बी हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित थी। तो ये हो जाएगी कल्हड़। अगला प्रश्न, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी। ए आर्यभट्ट, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त, डी परिमल गुप्त। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। ए कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी प्रयाग, डी थानेश्वर। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज, डी राजगृह। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी कन्नौज। अगला प्रश्न, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ए कन्नौज तथा प्रयाग में, बी प्रयाग तथा थानेश्वर में, सी थानेश्वर तथा वल्लभी में, डी वल्लभी तथा प्रयाग में। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वह है ए काशी, बी प्रयाग, सी अयोध्या, डी सारनाथ। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वह है प्रयाग। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। ए पुलकेशिन फर्स्ट ने, बी पुलकेशिन सेकंड ने, सी विक्रमादित्य ने, डी विक्रमादित्य सेकंड ने। तो यहाँ सही उत्तर देखें तो बात करते हैं पुलकेशिन सेकंड की। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को पुलकेशिन सेकंड ने रोका था। अगला प्रश्न, 120 नंबर। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ए कीर्तिवर्मन द्वितीय, बी विक्रमादित्य द्वितीय, सी पुलकेशिन प्रथम, डी
पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा डी, पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को पराजित किया था जिसने, वह थे पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। ए 612 ईस्वी, बी 618 ईस्वी, सी 622 ईस्वी, डी 634 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कबिबाड़ निवासी था। ए पाटलिपुत्र का, बी थानेश्वर का, सी भोजपुर का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा यहाँ डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। ए चंद्रगुप्त सेकंड, बी सम्राट हर्ष, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका सही उत्तर देखें तो हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, तो हो जाएगा हमारा सम्राट हर्ष या हर्षवर्धन के काल में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। क्योंकि इससे और एक दो प्रश्न आराम से बन सकते हैं, तो इसके सलूशन को थोड़ा सा हम डिटेल से देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। उधर पुलकेशिन भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध असंभावी हो गया। फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः हर्ष की पराजय हुई। अल्टेकर विचार है कि हर्ष और पुलकेशिन का युद्ध 630 से 634 ईस्वी के बीच कभी हुआ था। इसका पहला कारण तो यह है कि वल्लभी का युद्ध 630 के पहले नहीं हो सकता और यह युद्ध उसी का परिणाम था। पुनश्च पुलकेशिन का 630 लोहनारा से प्राप्त लेख उसके द्वारा पराजित जिन शत्रुओं का उल्लेख करता है उसमें हर्ष का नाम नहीं है, परंतु 634 ईस्वी का ऐहोल अभिलेख इस युद्ध का उल्लेख करता है कि अप्रैल 2016 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ताम्रपत्र लेख के आधार पर यह विचार व्यक्त किया है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन तथा हर्ष का युद्ध 618 ईस्वी में निश्चित किया जा सकता है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में इस बात को कहा गया है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो हो जाएगा हमारा हेनसांग। अभी जैसा कि हमने प्रश्न बताया, हेनसांग। अगला प्रश्न, हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। ए ताइसुंग, बी तुंगकुआन, सी कुएनवू, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न,
हेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी कांची। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ हो जाएगा हमारा बी। हेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। अगला प्रश्न, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है? ए कपास के लिए, बी सन के लिए, सी रेशम के लिए, डी ऊन के लिए। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी मगध, डी नालंदा। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा डी नालंदा। चीनी यात्री हेन सांग ने जिस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था वह नालंदा विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न, आज भी भारत में हेन सांग को याद करने का मुख्य कारण है? ए हर्ष के प्रति सम्मान, बी नालंदा में अध्ययन, सी बौद्ध धर्म में आस्था, डी सीयू की रचना। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा डी, सीयू की रचना के कारण आज भी भारत में हेन सांग को याद किया जाता है या याद करने का मुख्य कारण है सीयू की रचना। अगला प्रश्न, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? ए फाहियान, बी सुंगयुन, सी हेनसांग, डी इसिंग। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वह हेनसांग था। अगला प्रश्न, सियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ए फाहियान, बी अल्बरूनी, सी मेगस्थनीज, डी हेनसांग। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा डी हेनसांग। सियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से हेनसांग से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग? ए 405 ईस्वी, बी 635 ईस्वी में, सी 637 ईस्वी में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? ए राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, बी प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, सी विनिमय पत्र, डी सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा यहाँ सी विनिमय पत्र। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ए फो कोकी, बी इन तू, सी सीयूकी, डी सिकिया पोनो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन तू। चीनी लेखक भारत का उल्लेख इन तू के नाम से करते हैं। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? ए मुसलमान, बी कुषाण, सी सीथियंस, डी
मुगल। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा यहाँ मुसलमान। अगला प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? ए नालंदा, बी उदंतपुरी, सी विक्रमशिला, डी भाजा। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। अगला प्रश्न, नालंदा कहाँ पर स्थित है? ए मध्य प्रदेश में, बी आंध्र प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में, डी बिहार में। इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा डी, नालंदा बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? ए कन्नौज, बी उज्जैन, सी धार, डी देवगिरी। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा ए कन्नौज, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विदेशी यात्री हैं और दूसरी तरफ भारत भ्रमण वर्ष है। तो फाहियान की बात करें तो 399 से 414। इसका सही उत्तर चीन से जब से इसने यात्रा करना तय किया था 399 से 414, यानी कि पूरे इतने साल लगे हुए थे, तो इसका सही था। और हेनसांग 629 से 645, ये भी सही है। इसिंग 679 से 695, यह भी सही है। अल मसूदी 957, यहाँ ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, क्योंकि इसका 915 है, 957 है, 915 है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 145। कथनों में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ए उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। तो इसका ये सही हो जाएगा। बी देखते हैं, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। बिल्कुल सही है, उन्होंने रोक लगाई थी। सी उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। नहीं, इसका ये गलत हो जाएगा। तो पूछा जा रहा था गलत कौन सा है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन आज यहीं तक हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और यदि कोई त्रुटि होती है तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।